हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अगली क्लास के अंदर। बेटा जैसा कि आपको बताया था मैंने कि अपन क्या करेंगे, मेडिसिन को 3 क्लास के अंदर पूरी की पूरी मेडिसिन के इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जितनी भी है उसको सारी को अपन क्या कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, अब अगली सेकेंड नंबर की क्लास है ये, और बेटा कल थर्ड नंबर की क्लास आ जाएगी। ठीक है, तो अपन को समय खराब नहीं करना है, बिना समय खराब करे अपन क्या करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बेटा फटाफट करना है, टाइम बिल्कुल कम बच रहा है। ठीक है, तो अगला क्या है बेटा, इसको इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज जिसमें बहुत दी हुई है, तो मैं पहले बता दूं कि आपको वीडियो को क्या करना है, एंड तक देखना है, बीच बीच में मतलब जैसे करना है कि बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांट के एकदम, क्योंकि अगर एक बार आपने पूरा वीडियो देख लिया ना तो समझ लो, ठीक है, इतना टाइम में आप खुद भी रिवीजन नहीं कर पाओगे। और एक बार पूरे इसका वीडियो का आपने क्या कर लिया, या पूरी जो अपना सिलेबस है इसका रिवीजन कर लिया ना, इसके बाद एक बार खुद देख लिया आपने, खुद पढ़ लिया, तो ऐसे मानो आप भूल ही नहीं पाओगे। ठीक है, और जो अपने लाडले नए आए हैं बेटा, 2 सेकंड का समय लगेगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक कर देना, अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जीवाणु जनित रोग पहला कौन सा है, एंथ्रेक्स, जिसको दूसरा नाम क्या है बेटा, स्प्लेनिक फीवर। बेटा ये दूसरे नाम से भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि इसका दूसरा नाम दे देंगे, है ना, और फिर पूछ लेंगे। तो एंथ्रेक्स का पहली बात, तो पहला क्वेश्चन क्या सकता है कि उसका रोग कारक क्या है, तो बेटा बेसिलस एंथ्रेसिस क्या है उसका रोग कारक है। बेटा देखो, एंथ्रेक्स है ना और एंथ्रेसिस, तो लास्ट में एंथ्रेसिस आ रहा है ना, तो इसके याद रखने में आपको आसानी हो जाएगी, इस तरीके से आपको ध्यान रख जाएगा। बेटा इसके अंदर होता क्या है, ठीक है, कि जो जानवर मरेगा ना, उसके सभी प्राकृतिक छिद्रों से, चाहे वो नाक हो, उसका गुदा मार्ग हो, मुंह हो, उनमें से खून आने लग जाएगा। ठीक है, रक्त का स्राव हो जाएगा। तो बेटा ये देखो इंपॉर्टेंट हो गया ना, ये लक्षण बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ये लक्षण। ठीक है, अगला चीज क्या है, मृत्यु के पश्चात रिगर मोर्टिस का अनुपस्थित होना। तो सीधा क्वेश्चन आ जाएगा कि रिगर मोर्टिस या राइगर मोर्टिस किस रोग में अनुपस्थित होती है। तीसरा क्या है कि जो मृत जानवर है ना उनका पोस्टमार्टम नहीं करते, तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा किस रोग में मृत जानवरों का पोस्टमार्टम नहीं करते, तो लाडलो एंथ्रेक्स का। ये तीनों ही क्या है, इसके बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है, तो तीनों लक्षण आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, क्योंकि ये बाकी रोग किसी रोग में नहीं पाए जाते, सिर्फ इसी में पाए जाते हैं, तो अपने को ऐसे लक्षण ध्यान रखने हैं जो किसी स्पेशल रोग के हैं और किसी के अंदर वो नहीं मिलते। ठीक है, अगला क्या है कि एंथ्रेक्स के टीके कौन कौन से हैं बेटा, तो स्टर्ने वैक्सीन, एक है स्पोर वैक्सीन, और तीसरा क्या है पोस्चर या पास्चर वैक्सीन। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ऑप्शन में आपको है ना, ये स्टर्ने वैक्सीन, स्पोर वैक्सीन, या फिर आपको क्या मिल जाएगा, ऐसे पूरा मिल लिखा हुआ मिल सकता है एक साथ कि स्टर्ने स्पोर वैक्सीन। ये आप थोड़ा इसमें लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है बेटा, आप ध्यान रख लेना, स्टर्ने स्पोर वैक्सीन बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी वैक्सीन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं इसके भी। और बेटा जो इसका ये एस्कोलिस टेस्ट है, 2 टेस्ट है बेटा, एस्कोलिस और मैकफेडियन, लेकिन ये एस्कोलिस टेस्ट तो आपको ध्यान रखना ही है, क्योंकि ये एस्कोलिस टेस्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। और इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे, इसका ट्रीटमेंट में अपन पेनिसिलिन दे देंगे। ठीक है, बोले ठीक है गुरुजी। अगला क्या है बेटा, ब्लैक क्वार्टर, जिसको बीक्यू बोलते हैं या लंगड़ा बुखार भी कह देते हैं। मैं कह रहा हूं ना, दूसरे नाम भी हैं, इनको भी आपको साथ साथ में ध्यान रखना है। क्यों, अरे लाडलो, अगर पूछ लिया ना एग्जाम में लंगड़ा बुखार किस कारण होता है और आपको पता नहीं लंगड़ा बुखार बोलते किसको है, तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो बेटा क्लोस्ट्रीडियम चोवियाई है ना, उसकी वजह से देखो, क्लोस्ट्रीडियम के वजह से बहुत सारे रोग होते हैं, अलग अलग क्लोस्ट्रीडियम की वजह से। तो ये क्लोस्ट्रीडियम चोवियाई है ना, इसकी वजह से कौन सा रोग होगा, ब्लैक क्वार्टर। ठीक है, अब बोलो गुरुजी ब्लैक क्वार्टर में होगा क्या, तो बेटा जो बड़ी मांसपेशी है, ठीक है, गर्दन की है, कंधे की, पुट्ठे की, ठीक है, इन मांसपेशियों में क्या कर जाता है बेटा, वहां जीवाणु घुस के वो जो मांसपेशी है ना उनके अंदर गैस गैंग्रीन कर देता है। ठीक है, गैस गैंग्रीन करेगा, तो जैसा कि नाम से पता लग रहा है गैस गैंग्रीन, तो गैस गैंग्रीन में क्या बनेगी बेटा, गैस बनेगी। ठीक है, तो वहां एक तो वो क्या हो जाएगा, गैस गैस सी उसमें दिखेगी, और उसको आप जैसे छुओगे ना, उसको दबाओगे, तो उसमें चर चर की आवाज आएगी, जैसे लगेगा ना कि जैसे गैस इधर उधर भाग रही है, तो चर चर की आवाज आएगी, जिसको क्या बोलते हैं, क्रीपिटेटिंग साउंड बोलते हैं। तो बेटा ये दोनों ही चीजें आपको ध्यान रखनी है। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन कैसे आएगा, मैं कह रहा हूं ना, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे छांट के लिए लेके आए हैं। ठीक है, ताकि आपका मेरे प्यारे लाडलों का रिवीजन अच्छे से हो सके। ठीक है, तो बेटा एग्जाम में क्वेश्चन क्या आ जाएगा, क्रिपिटेटिंग साउंड किस रोग के अंदर या किस रोग का लक्षण है मांसपेशियों में, तो बेटा किसका है, ब्लैक क्वार्टर का क्या है, एक क्रिपिटेटिंग साउंड क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लक्षण है। और बेटा ये जो रोग है ना वो वर्षा ऋतु में होता है।
और इसका टीका कब लगता है? मई जून के आसपास। ठीक है, क्यों? अरे मई जून में टीका लगाएंगे ना तो वर्षा ऋतु आएगी, जब तक उसमें क्या हो जाएगी, इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी जानवर के अंदर, इसीलिए अपन इसमें मई जून में तो टीका लगा देते हैं। और वर्षा ऋतु के अंदर क्या होगा, ये रोग होता है तो अपन पहले ही लगा देंगे ना टीका, तो रोग होने से पहले ही। बरसात ऋतु का वेट थोड़ी ना करेंगे कि भाई पहले रोग हो और फिर टीका लगाएं। अगला क्या है बेटा? अगला है गलगोटू, जिसको बोलते हैं एचएस, हिमोरेजिक सेप्टिसीमिया। तो आपको सिर्फ इसके अंदर एक ही चीज ध्यान रखनी है, वो क्या ध्यान रखनी है कि किसकी वजह से होता है हिमोरेजिक सेप्टिसीमिया। तो बेटा पास्चुरेला मल्टोसिडा के कारण क्या होता है? हिमोरेजिक सेप्टिसीमिया या एचएस, जिसको गलगोटू भी कह देते हैं। ठीक है, वो रोग होता है। तो अब इसका ट्रीटमेंट भी क्या है? एंथ्रेक्स के समान ही है। एंथ्रेक्स के समान कैसे? कि इसके अंदर भी अपन क्या देते हैं लाडलो, इसके अंदर भी अपन पेनिसिलिन दे रहे हैं ट्रीटमेंट के अंदर। तो इसके लिए एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, इसका ऐसा कोई लक्षण इंपॉर्टेंट है नहीं। और दूसरा, ठीक है, क्योंकि बेटा जो टिपिकल लक्षण होते हैं, देखो हमेशा आप पढ़ो ना तो ध्यान रखो कि जो टिपिकल चीज है ना वो एग्जाम में आती है। ऐसे नहीं कि कोई भी तापमान किसमें बढ़ता है, ऐसे थोड़ा ना पूछेंगे तापमान तो हर रोग में बढ़ता है। ठीक है, तो जो स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, स्पेशल लक्षण होते हैं ना, उन्हीं के बारे में एग्जाम में पूछते हैं। अगला क्या? टिटनस। टिटनस किसकी वजह से होता है? तो देखो टिटेनाई, टिटनस टिटेनाई। तो याद रखने में बिल्कुल आसान होगा कि किसकी वजह से हो रहा है? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई। बेटा 3-4 क्लोस्ट्रीडियम के ऑप्शन दे देंगे आपको। ठीक है, तो आपको ये बहुत आसानी रहेगी इसमें याद रखने में। टिटेनाई है ना, टिटनस से टिटेनाई, तो याद रह जाएगा आपको। इसमें क्या होता है बेटा, बिल्कुल जो बॉडी होती है ना, शरीर होता है, बिल्कुल अकड़ जाता है। और अकड़ के है ना, बिल्कुल काठ का घोड़ा नहीं होता कि लकड़ी का घोड़ा होता है, उसकी तरफ बिल्कुल अकड़ जाता है। ठीक है, तो इसका एक लक्षण तो क्या हो गया टिटनेस का, कि काठ के घोड़े जैसा या हॉर्स वुडन हॉर्स की स्थिति। ठीक है, पूरा शरीर अकड़ के काठ के घोड़े जैसा हो जाता है, लकड़ी के जैसा होता है, बिल्कुल टाइट हो जाता है। ठीक है, तो बेटा ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है दोनों। ठीक है ना, मैं क्या कर रहा हूँ, बिल्कुल छांट छांट के जो टिपिकल लक्षण है ना, हमेशा एग्जाम में वही पूछे जाते हैं, आपको वही ध्यान रखना है। ठीक है, तो एक तो दूसरा क्या है बेटा, थर्ड आईलिड का प्रोलैप्स हो जाना। जो आंखों के अंदर थर्ड आईलिड होती है उसका क्या हो जाएगा? प्रोलैप्स हो जाएगा। ये भी क्या है? ये भी स्पेशल लक्षण है इसका, टिटनेस का। और तीसरा क्या है? लोक्ड जा कंडीशन। इसमें क्या हो जाता है कि जो जबड़े की मांसपेशियां है ना, उसमें जकड़न आ जाती है बिल्कुल। ठीक है, तो इस कंडीशन को अपन क्या बोल देंगे? जकड़न ना जाएगी, ऐसे मान लो लोग लग गया, जबड़ा खुलेगा ही नहीं। जकड़न ना जाएगी तो जबड़ा, इतना जबड़ा खुलेगा कैसे? क्योंकि बॉडी तो उसकी वैसे ही कैसे लकड़ी की जैसी हो जाती है। तो लोकजा कंडीशन हो गई तीसरी। तो बेटा ये तीनों के तीनों लक्षण भी पूछ सकते हैं, तीनों अपने आप में क्वेश्चन है कि लोकजा कंडीशन किस रोग में पाई जाती है, या पूछ लेंगे थर्ड आईलिड का प्रोलेप्स किस जानवर में किस रोग के कारण होता है, या पूछ लेंगे कि काठ के घोड़े के जैसा अकड़न शरीर में किस रोग का लक्षण है। तो बेटा ये तीनों इंपॉर्टेंट है। अब देखो इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, इसका वैक्सीन का है ना, वो क्या है? टिटेनस टॉक्सोइड। तो आपको याद रखने इसकी भी जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो टिटनेस टॉक्सोइड देखो नाम में सारा दिख रहा है, तो आप तो ऑप्शन देखते ही पहचान दोगे। बहुत सारे क्वेश्चन है, उनको ऑप्शन देख के आपको फटाफट याद आ जाता है। ठीक है, और एंटी आ गया किसके लिए? एंटी टिटनेस के लिए। टिटनेस के लिए अपन क्या दे देंगे? सीरम होगा तो उसको क्या बोल देंगे? एंटी टिटनेस सीरम। ये इसके अपन ट्रीटमेंट के अंदर देते हैं। ठीक है, तो ये देखो एंटी टिटनेस सीरम भी आपको याद रखने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर भी टिटनेस आ रहा, तो पता ही है आपको किसके खिलाफ देने अपने, टिटनेस के खिलाफ देने, तो एंटी टिटनेस हो गया। अब बेटा ब्रुसेलोसिस, ये सारे रोग कारक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सीधा एग्जाम में क्वेश्चन इसमें कैसे आएगा वो भी देखो। ये तो हो गए क्वेश्चन, अरे ये हो गया आंसर। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आ जाएगा? या तो पूछ लेंगे कि भेड़ बकरी के अंदर कौन सा ब्रुसेलोसिस कौन सा रोग कारक करता है? तो बेटा कौन सा करता है? ब्रुसेला मेलिटेंसिस करता है। ठीक है, गाय भैंस घोड़ी, इन तीनों के अंदर कौन सा करता है? ब्रुसेला अबोर्टस करता है। अरे ब्रुसेला अबोर्टस तो आपको पता ही है ना, ये क्या करवा देता है? गर्भपात भी करवाता है। कब करवाता है? थर्ड ट्राइमेस्टर में, जो आखिरी ट्राइमेस्टर है उसके अंदर क्या करवा देता है? गर्भपात करवा देता है। ठीक है, और ब्रुसेला ओविस क्या इसके अंदर है? भेड़ के अंदर। ब्रुसेला ओविस ब्रुसेलोसिस किसके अंदर करता है? भेड़ के अंदर करता है। देखो ओविस का पता है आपको, भेड़ को ओविस आता है भेड़ के अंदर। ठीक है, सुइस किसके अंदर आता है? सुअर के लिए बोलते हैं। कैनिस किसके लिए बोलते हैं? कुत्ते के लिए। तो बेटा जो आखिरी नाम है ना, उनको भी आप पढ़ के और फिर आइडिया लगा सकते हो कि ये किस कौन सा रोग कारक होता होगा। ब्रुसेला कैनिस हो गया, तो मतलब कैनिस कुत्ते को बोलते हैं, तो कुत्ते के अंदर हो गया ये। ठीक है, अब इसके इंपॉर्टेंट बेटा लक्षण क्या है? इसके इंपॉर्टेंट लक्षण क्या है? पहला तो क्या है कि बेटा इसके जोड़ है ना, जोड़े जितने भी है, जो जॉइंट है, जितने भी जोड़ हैं, उनमें क्या तरल सूजन आ जाती है, वो सूज के मोटे हो जाते हैं। ठीक है, तो तुम जैसे ही भैंस गाय जिसको भी देखोगे ना, उसके गोडे देखोगे, जोड़ देखोगे, तो वो क्या हो जाएंगे? सूज जाएंगे, जिसको हाइग्रोमा ऑफ जॉइंट बोलते हैं। ठीक है, और ये तो आप सबको पता है कि थर्ड ट्राइमेस्टर में होता है। ठीक है, क्योंकि अपन ने गायनी में पढ़ रखा है पहले ही।
और गर्भपात बेटा जो होगा ना बच्चा, वो चमड़े जैसा उसका प्लेसेंटा होगा, जो जेर निकलेगी वो किसके अंदर बेटा, देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा कि गर्भपात में चमड़े जैसा प्लेसेंटा किस रोग का लक्षण है, तो क्या कर दोगे आप, ब्रूसेला का है। बोले बिल्कुल। और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कौन सी शर्करा के कारण ब्रूसेला, या कौन सी शर्करा उसको पोषण प्रदान करती है, तो बेटा एक इरिथ्रोटोल नाम की शर्करा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इरिथ्रोटोल नामक शर्करा के कारण ब्रूसेला जीवाणु क्या करता है, अपना में तेजी से वृद्धि करता है। तो ब्रूसेला को वृद्धि करने के लिए या ब्रूसेला को ग्रोथ करने के लिए कौन सी शर्करा की जरूरत होती है, तो क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, तो क्या कर दोगे आप, इरिथ्रोटोल नाम की एक शर्करा है जो क्या करती है, इसकी वृद्धि में मदद करती है। ठीक है, फिर अपन इसकी जांच करेंगे। जांच क्या करेंगे इसके अंदर, रोज बंगाल प्लेट टेस्ट, जिसको आरबीपीटी बोलते हैं। आर का मतलब रोज, बी का मतलब बंगाल, पी का मतलब प्लेट, टी का मतलब टेस्ट। ठीक है, अरे बेटा ये दोनों टेस्ट इंपॉर्टेंट है। मिल्क रिंग टेस्ट, ठीक है, ये दोनों टेस्ट किसके लिए करते हैं अपन, ब्रूसेला करते हैं। ठीक है, और बेटा इसका टीका इंपॉर्टेंट है। देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपके लिए सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो बिल्कुल एग्जाम में पूछी जानी ही चाहिए, ये चीज तो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, उन सब चीजों को मैं रिवीजन करवा रहा हूं। ठीक है, तो अगर आपने ये एक बार लास्ट तक वीडियो देख ली तीनों के तीनों, उसके बाद में आपने फटाफट पूरे नोट्सों को पढ़ लिया ना, अपने जो भी नोट्स बनाए हुए हैं। ठीक है, एक बार ये क्लास देख लो, उसके बाद में फटाफट जैसे तीनों क्लास तीन क्लास आपने देखी ना, जैसे ही पूरी तीनों क्लास देखते ही अगर आप फटाफट नोट्स को भी रिवाइज कर देना, एक बार नोट्स को भी पढ़ लेना भी सकता है। बेटा रिवीजन का मतलब ये नहीं कि याद ही करो, मतलब चाहे एक बार आंखों के सामने से पूरे नोट्स निकाल लो, ठीक है, फटाफट पढ़ लो चाहे, लेकिन वो जरूरी है, इससे कंफ्यूजन नहीं होगा आखिर में। तो ब्रूसेला अबोर्टस स्ट्रेन 9 वैक्सीन किसकी है, ब्रूसेलोसिस की है। चलो फिर आगे चलते हैं। आगे क्या है, टीबी। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं बेटा, टीबी का दूसरा नाम क्या है, पल्स डिजीज। अरे पल्स डिजीज क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि बेटा जो गांठें होती है ना, जो ट्यूमर होते हैं, उनके अंदर क्या हो जाता है बेटा, कैल्शियम जमा हो जाता है, और बिल्कुल जो परल नहीं होता क्या, ठीक है, उसकी जैसी गांठे सी गांठें हो जाती है, तो इसको पल्स डिजीज बोलते थे इसी कारण। और पता ही है आपको पूरा नाम ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं। अब बेटा इसके दो कारण हैं, एक तो क्या है, माइकोबैक्टीरियम बोविस, और एक होता है माइकोबैक्टीरियम एवियम। ओवियम नहीं है, एवियम है। ठीक है, एवियम मतलब, अरे बेटा पक्षियों के लिए बोलते हैं एवियम। ठीक है, पक्षियों के लिए ऐसा शब्द इस्तेमाल करते हैं, तो पोल्ट्री हो गई। तो माइकोबैक्टीरियम एवियम तो टीबी किस में करेगा, पोल्ट्री में करेगा। ठीक है, मुर्गी वगैरह में करेगा। और माइकोबैक्टीरियम बोविस ये बाकी जानवरों के अंदर करेगा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है बेटा, जो लंग, ये बाकी जानवर हैं जितने भी, गाय भैंस भेड़ बकरी, जिनके अंदर भी टीबी होगा ना, तो इसका लक्षण क्या है, तो बेटा लंग्स के अंदर क्या हो जाता है, ट्यूबरकल जैसी गांठ बन जाती है। अरे टीबी के अंदर बेटा गांठ बनती है, तुम तो सीधा सा ध्यान रखो, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, है ना। कैसे कि भाई ट्यूबरकल जैसी गांठ बन जाती है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, कहाँ बन जाती है, लंग्स में बन जाती हैं। अगला क्या है, पोल्ट्री। तो पोल्ट्री के अंदर क्या है बेटा, लंग्स इफेक्ट नहीं होता, लंग्स प्रभावित नहीं होता, क्या होता है, पाचन तंत्र प्रभावित होता है। ये हमेशा ध्यान रखना, आप गलत मत कर देना, क्योंकि देखो मैं तभी तो कहता हूं ना, इसीलिए जरूरी है रिवीजन। क्यों, क्योंकि एग्जाम में पूछेंगे आपको लंग्स याद रह गया तो आप कराओगे ठीक, पोल्ट्री के अंदर भी नहीं बेटा, पोल्ट्री के अंदर क्या है, पाचन तंत्र किससे संबंधित है बीमारी, टीबी लंग्स से संबंधित नहीं है, फेफड़े से संबंधित नहीं है, इसलिए कह रहा हूं ना रिवीजन लास्ट में बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है बेटा ये जांच, ये दो टेस्ट टिपिकल टेस्ट हैं, ट्यूबरकुलिन टेस्ट तो टीबी के लिए, अरे टीबी से ट्यूबरकुलिन आपको याद रह जाएगा। ठीक है, और एक स्टोरमोंट टेस्ट, ये दोनों टेस्ट किसके लिए होते हैं बेटा, इसके बारे में ज़्यादा वो डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है कि कैसे करते हैं कैसे लगाते हैं, वो टाइम गया। अब सिर्फ आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ट्यूबरकुलिन टेस्ट और स्टोरमोंट टेस्ट ये दोनों किसके लिए करते हैं, टीबी के लिए करते हैं। और दोनों स्पेशल दवाइयां हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि टीबी के उपचार के लिए कौन सी दवा इस्तेमाल करते हैं, तो एक तो रिफाम्पिसिन और दूसरा आइसोनाइजिड, ये दोनों ड्रग आप ध्यान रखना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। ठीक है, इसलिए कह रहा हूं ना, इन चीजों में से जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, उसमें तो आप एक भी चीज छोड़ना मत। ठीक है, फिर अगला क्या, टीबी का ही बहन हो गई, जिसका नाम क्या है, पैराट्यूबरकुलोसिस, या इसको बोलते हैं जोहनी डिजीज। बेटा दूसरा नाम मैं कह रहा हूँ ना, दूसरा नाम भी ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेंगे ना जोहनी डिजीज किसकी वजह से होता है, तो बेटा आपको पता आता भी है कि जो पैराट्यूबरकुलोसिस है वो होता है माइकोबैक्टीरियम पैराट्यूबरकुलोसिस की वजह से। तो अब पैराट्यूबरकुलोसिस ऑप्शन में दे दे, तो ये देखो पैराट्यूबरकुलोसिस तो आप वैसे ही कर दोगे, तो कई बार क्या करता है, जोहनी डिजीज के नाम से पूछ लेता है, तो माइकोबैक्टीरियम पैराट्यूबरकुलोसिस की वजह से होता है। ठीक है, ये आपको दूसरा नाम भी इसका ध्यान रखना है। और इसका इंपॉर्टेंट चीज क्या है बेटा, ये पाचन तंत्र की बीमारी है। इसके अंदर क्या होता है बेटा, क्रोनिक बेसिलरी डिसेंट्री होती है, मतलब इतने तगड़े दस्त लगते हैं जानवर को,
ठीक है, दस्तों में डिसेंट्री का मतलब तो आपको पता ही, दस्तों में खून आता है, इतने बहुत तगड़े दस्त लगते हैं। ठीक है, और बेटा देखो ये लक्षण है ना इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये क्या है कि बहुत तीव्र दस्त, ठीक है, तुम सीधी भाषा में बता दूं मैं तुम्हें। और दूसरा क्या है कि जो बेटा इलियम है और सिक्कम है ना, उसके जंक्शन पे क्या मिलते हैं, कोरुगेशन मिलते हैं। ठीक है, इन दोनों के जंक्शन पे क्या मिलेंगे, कोरुगेशन मिलेंगे। ठीक है, ऐसे स्किन है ना थोड़ी सी इकट्ठी सी हो जाती है ना, उसको बेटा कोरुगेशन ऐसा ही होता है, ऐसा तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कोरुगेशन क्या है। ठीक है, और इसका टेस्ट तो बेटा ये तो आपको पता ही है, जोहनी टेस्ट, जोहनी डिजीज हो गया ना ये, जोहनी डिजीज हो गया ना ये, तो इसका टेस्ट कौन सा हो गया, जोहनीन टेस्ट। और दूसरा क्या बेटा, रेक्टल पिंच बायोप्सी। रेक्टल पिंच बायोप्सी क्या होती है बेटा, अरे रेक्टम की जो अंदर की श्लेष्मा झिल्ली होती है ना, वहां से थोड़ा सा टुकड़ा निकाल लेते हैं। ठीक है, तो उसको बोल देते हैं रेक्टल पिंच बायोप्सी। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं जांच के लिए, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। अगला क्या है, लेप्टोस्पायरोसिस। ठीक है, जो देखो नाम तो इस लेप्टोस्पायरोसिस अगर एग्जाम में पूछेंगे ना तो आपको इसका याद रखने की जरूरत नहीं है। क्यों, देखो लेप्टोस्पायरा आ गया ना पहले, लेप्टोस्पायरा इंटेरोगेंस, इसकी वजह से क्या होता है, लेप्टोस्पायरोसिस होता है। और इंपॉर्टेंट चीज की कॉफी के रंग का पेशाब, मैंने कहा था ना आपको लेप्टोस्पायरोसिस के अंदर होता है, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको दिया था। और किस किस के अंदर होता है, अरे बिल्कुल सही कह रहे हो लाडलो, किस किस के अंदर होता है, अरे ये पीपीएच के अंदर भी होता है। ठीक है, बबेशिया के अंदर भी होता है। तो आपको ध्यान रखना है ये तीनों, सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आ गया हीमोग्लोबिन यूरिया किसकी वजह से होता है, ऑप्शन में आपको तीनों भी मिल सकते हैं कि लेप्टोस्पायरा और पीपीएच और कौन सा हो गया है, बबेशिया, और चौथा आंसर मिल जाएगा सभी। अरे ये बताइए आपको तीसरे ट्राइमेस्टर में करवाता है, पढ़ने पढ़ाई था। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट क्या है, कुत्ते में बेटा इसको स्टुगर्ट डिजीज बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है कुत्ते के अंदर। और इसकी जांच है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी द्वारा, ठीक है, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी द्वारा इसकी क्या करेंगे, अपन जांच करेंगे बेटा। ऐसा माइक्रोस्कोप ये क्या है बेटा, चमकता है एक तरीके से मान लो तुम तो। ठीक है, तो अपन ऐसी माइक्रोस्कोपी देखेंगे जो डार्क होगी, मतलब लाइट माइक्रोस्कोपी से नहीं देखेंगे। ठीक है, तो लेप्टोस्पायरा के लिए आप हो ही गया। तो बेटा अपने को फटाफट करना है, क्योंकि देखो बिल्कुल ही कम टाइम बच रहा है, ऐसे टाइम में अपने को फटाफट करना है। देखो ऐसे नहीं कि एक क्वेश्चन को अपने एक ही सब्जेक्ट को लेके बैठे थोड़ी रहेंगे हैं, क्योंकि अब तो ज़्यादा रिवीजन करना है, हर सब्जेक्ट का फटाफट करना है। तो लिस्टीरियोसिस या सर्कलिंग डिजीज या साइलेज डिजीज, तीन चीज़ें बोलते हैं, तीनों का स्पेशल क्यों बोलते हैं, तीनों को पता है। देखो लिस्टीरियोसिस तो किस लिए बोलते हैं, ये लिस्टीरिया मोनोसाइटोजिनस की वजह से, मोनोसाइटोजेंस की वजह से होता है। ठीक है, तो लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेंस की वजह से हो रहा है, इसको लिस्टीरियोसिस बोल देते हैं। सर्कलिंग डिजीज क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि बेटा जिस भी जानवर में होगा ना वो क्या होगा, गोलाकार चक्कर लगाएगा। ठीक है, गोल गोल चक्कर लगाएगा, तो इसलिए सर्कल, एक सर्कल के अंदर चक्कर लगाया तो सर्कलिंग डिजीज बोल देंगे। और तीसरा क्या बेटा, संक्रमित साइलेज की वजह से फैलता है, कोई मतलब जो साइलेज होगा ना संक्रमित होगा, किसकी, जो किससे संक्रमित होगा, लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेंस की वजह से, तो इसीलिए इसको साइलेज डिजीज भी बोलते हैं। तो बताओ ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट हो गई ना, और नाम तो आपको ध्यान भी रह जाएंगे। ठीक है, और इसके अंदर मेनिंजाइटिस हो जाता है बेटा, वो गोल गोल चक्कर क्यों लगाता है, क्योंकि मेनिंजेज होती है ना, जो दिमाग के अंदर झिल्लियां होती हैं, ठीक है, मस्तिष्क के अंदर, तो उन झिल्लियों की सूजन आ जाती है, उसको बोलते हैं मेनिंजाइटिस। ठीक है, तो इसकी वजह से फिर वो गोल गोल चक्कर लगाता है, और इसका ट्रीटमेंट में अपन क्या दे देंगे, उसको पेनिसिलिन दे देंगे। अगला क्या है, कोलिबेसिलोसिस, किसकी वजह से होता है, इकोलाई की वजह से होता है। बेटा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, होता कब है ये, तो बेटा ये मुख्यतः बच्चों में जब 1 से 3 दिन का, मतलब बच्चा हुआ ही है ना, पैदा हुआ ही है, उसके 1 से 3 दिन तक। ठीक है, 3 दिन के अंदर अंदर हो जाएगा बेटा, बच्चा छोटा बच्चा होता है उसके दस्त नहीं लग जाते क्या। ठीक है, तो आप सबको पता है, तो बेटा वो जो दस्त लगते हैं ना वो इसी की वजह से लगते हैं मुख्यतः, कोलिबेसिलोसिस की वजह, इकोलाई की वजह से लगते हैं। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं अपन, कोलिबेसिलोसिस बोलते हैं। और बेटा इतना दस्त लग जाएगा तो बेचारे बछड़े की तो हालत खराब हो जाएगी। तो बेटा बछड़े का शरीर धनुष का जैसा आकार का हो जाता है, तो धनुष के जैसा आकार हो जाएगा, क्योंकि इतना दस्त लग जाते हैं, पूरा शरीर सिस्टम उसका हिल जाता है, तो उसका शरीर कैसा हो जाता है, बिल्कुल धनुष के आकार का हो जाता है। ये देखो बेटा दोनों चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं कह रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं तभी तो कर रहा हूँ बीच में बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा आपको, तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है, ऐसे नहीं है कि शुरू में दिया थोड़ा बहुत देखा कुछ नहीं रखा। बेटा बाद में फिर पछताने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, बाद में कहोगे कि यार उस दिन पढ़ लेते तो ठीक रहता, पूरा वीडियो देख लेते तो ठीक रहता। तो पूरा वीडियो देखना है बेटा एंड तक। तो एक्टिनोबेसिलोसिस, जिसको क्या बोलते हैं अपन, वुडन टंग बोलते हैं। एग्जाम में बेटा क्वेश्चन कैसे आएगा इसमें कि वुडन टंग किस रोग की वजह से होता है, एक्टिनोबेसिलोसिस नहीं आएगा, क्योंकि एक्टिनोबेसिलोसिस पूछेंगे तो क्या बोलेंगे, अपने आप ही अपने को पता लग जाएगा किसकी वजह से होता है। एक्टिनोबेसिलोसिस मतलब एक्टिनोबेसिलस लिग्नेरेसी की वजह से होता है। ठीक है, तो इसकी ये तीनों के तीनों ये स्पेशल ये चीजें, तो ये तो पूरा आपको याद रखना ही है। क्यों, क्योंकि बेटा वुडन टंग में क्या होगा आपको पता ही है कि लकड़ी की जैसी जो जीभ है ना वो जाएगी, मतलब जीभ
कठोर हो जाएगी और अगतिशील हो जाएगी। तो एक्टिनोबैसिलोसिस किसकी वजह से होता है, पता लगेगा आपको, एक्टिनोबैसिलस लिग्नेरेसी की वजह से होता है, जिसको वुडन टंग बोलते हैं। अगला क्या है, एक्टिनोमाइकोसिस, तो नाम से पता लग रहा है किसकी वजह से होगा ये, एक्टिनोमाइसिस बोविस की वजह से। ठीक है, तो बेटा लेकिन ये इसकी दूसरे ने किस नाम से पूछा जा सकता है कि लंपी जा के नाम से पूछा जा सकता है। लंपी जा क्यों बोलते हैं, क्योंकि बेटा जबड़े की हड्डियां है ना, उनके अंदर संक्रमण होता है मुख्यतः इसके। एक्टिनोमाइकोसिस के अंदर क्या होता है, जो जबड़े की हड्डियां उनमें संक्रमण होता है, और उस जबड़े की हड्डियां है ना, उनमें मवाद पड़ जाती है। ठीक है, इसीलिए इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, लंपी जा। जा का मतलब पता है ना आपको, जबड़ा होता है। ठीक है, तो लंपी जा क्यों बोलेंगे इसको, पता चलेगी आपको। तो जबड़े की हड्डियों में क्या करता है, संक्रमण करता है। अगला क्या है, विब्रियोसिस। विब्रियोसिस किसकी वजह से होता है, तो देखो विब्रियो फीटस की वजह से, जिसका दूसरा नाम क्या है, या तो एग्जाम में विब्रियो फीटस भी मिल सकता है, या फिर क्या मिल जाएगा आपको, कैम्पाइलोबैक्टर फीटस। क्योंकि बेटा दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही, पहले इसका नाम विब्रियो फीटस था, आजकल इसको कैम्पाइलोबैक्टर फीटस बोलते हैं। ठीक है, खास बात क्या है बेटा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कैसे, क्योंकि अपने को तो इस तरीके से करना है कि क्वेश्चन एग्जाम में हर लाइन, क्वेश्चन में एग्जाम में किस तरीके से आ सकती है, हर लाइन में आपको उसी तरीके से पढ़ाऊंगा, ताकि आपको पता रहे कि क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है और कैसे आ सकता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या हो गया कि ऐसी बीमारी जो समागम से फैलती है, या पूछ लेंगे कि निम्न में से कौन सा वेनेरियल डिजीज है, तो बेटा कौन सा है, विब्रियोसिस। विब्रियोसिस बेटा समागम से फैलता है। ठीक है, अगली चीज क्या है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि भेड़ के अंदर अबॉर्शन स्ट्रोम किस की वजह से होता है, तो ऑप्शन में आपको मिल जाएगा, या तो विब्रियोसिस भी मिल सकता है, या आपको ऑप्शन में कैम्पाइलोबैक्टर फीटस भी मिल सकता है, कि भेड़ के अंदर क्या है, अबॉर्शन स्ट्रोम किस रोग कारक की वजह से होता है, या किस रोग के अंदर हो सकता है, दोनों चीजें पूछी जा सकती हैं आपसे। अगला क्या है, एंटेरोटॉक्सीमिया। एंटेरोटॉक्सीमिया किसकी वजह से होता है, क्लोस्ट्रीडियम परफेरिंजियंस। बेटा ये क्लोस्ट्रीडियम बहुत कंफ्यूजन पैदा करेगा आपको, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नहीं, जो ऐसी चीजें हैं ना जो आपको अभी कंफ्यूजन पैदा कर रही है, आपको याद नहीं हो रही, बार बार दिक्कत आ रही है, ऐसी चीजों को आप एक पेज में लिख लो साथ साथ में। ठीक है, और एग्जाम का जब पहला दिन रहे ना, उस दिन या एग्जाम के दिन पहले दिन क्या करो आप, वो सारी चीज जो आपने पेज में लिख रखी है, जो आपको याद नहीं हो रही थी, बार बार भूल रहे थे आप, उनको फटाफट फटाफट पढ़ के जाना। ठीक है, तो बेटा ताजा पढ़ के जाओगे, थोड़ा याद रह जाएगा ना। ठीक है, तो क्लोस्ट्रीडियम परफेरिंजियंस, अब बेटा इसके अंदर चार चीजें हैं, ये क्लोस्ट्रीडियम परफेरिंजियंस के चार स्ट्रेन है, एक तो टाइप ए है, टाइप बी है, टाइप सी और टाइप डी है। तो बेटा येलो लैम्प डिजीज, ठीक है, वो तो होता है क्लोस्ट्रीडियम परफेरिंजियस टाइप ए से। जो लैम्प डिसेंट्री होती है, अरे लैम्प डिसेंट्री कुछ नहीं होती, लाड लो, दस्त होते हैं, दस्त के अंदर खून आते हैं ना, तो उसको डिसेंट्री बोल देते हैं। दस्त होते तो डायरिया बोलते हैं उसको, और दस्तों में खून आ जाते हैं तो उसको डिसेंट्री बोलते हैं। तो लैम्प डिसेंट्री किसकी वजह से होगी, क्लोस्ट्रीडियम परफेरिंजियंस टाइप बी से। स्ट्रक ये होगा टाइप सी से, क्लोस्ट्रीडियम परफेरिंजियंस का टाइप सी है उससे। एक होता है बेटा पल्पी किडनी डिजीज या ओवर ईटिंग डिजीज, मतलब ज्यादा खा गया, तो वो किसकी वजह से होता है, ओवर ईटिंग, क्लोस्ट्रीडियम परफेरिंजियंस टाइप बी की वजह से। ठीक है, और किसके अंदर होता है बेटा, ये मुख्यतः भेड़ों में होता है एंटेरोटॉक्सीमिया। एंटेरोटॉक्सीमिया रोग होता है ना, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि एंटेरोटॉक्सीमिया मुख्यतः किस जानवर के अंदर होता है, भेड़ बकरी या गाय भैंस, तो ऑप्शन में आपको क्या कर देना है, भेड़ कर देना है इसका। चलो आगे चलते हैं, अगला क्या है, बोटुलिज्म। तो इसके अंदर बेटा दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, देखो अपन ने इंपॉर्टेंट चीजें कवर करी है, वो आपकी ये छूटनी नहीं चाहिए। ठीक है, अगर ये छोड़ दी ना तो बेटा फिर कोई मतलब नहीं है। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलाइनम, देखो नाम बोटुलिज्म, नाम से पता लग रहा है बोटुलिज्म, पीछे क्या है बोटुलाइनम, तो बिल्कुल सेम ही हो गए दोनों, नाम मिलते जुलते हो गए, तो याद रखने में आपको आसानी रहेगी। जो नाम मिलते जुलते हैं ना, कम से कम उनको आप इतना दिमाग मत लगाओ, जो नाम मिलते जुलते नहीं है उनको आपको याद करने में फोकस करो। इनको तो आप समझ लो कि देखो बोटुलिज्म है तो बोटुलाइनम लग रहा है पीछे, तो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलाइनम हो गया। ठीक है, मुर्गियों में लिम्बर नेक, अब बताओ लिम्बर नेक किसकी वजह से होगा, तो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलाइनम टाइप सी। तो अब जैसे लिम्बर नेक आप याद कर सकते हो, क्यों, क्योंकि इसका देखो अलग अलग है, बिल्कुल ही कोई मैच ही नहीं खा रहा, तो आपको कोई आइडिया नहीं लगेगा, सीधा आपको याद है तो याद है, नहीं है तो नहीं है। ठीक है, अगला क्या है बेटा, ठनेला, मेस्टाइटिस बोलते हैं जिसको। तो बेटा मेस्टाइटिस सिर्फ किसी एक जीवाणु या विषाणु की वजह, मतलब एक जीवाणु की वजह से नहीं हो सकती, ये बहुत सारे होते हैं जिनकी वजह से क्या हो सकती है, मेस्टाइटिस हो सकती है। ठीक है, एक तो एनवायरमेंटल मेस्टाइटिस होती है। एनवायरमेंटल मेस्टाइटिस क्या होती है बेटा, जब भैंस वैंस कीचड़ विचड़ में बंध रही है, ठीक है, तो उसकी किस किस की वजह से हो सकती है, इकोलाई, क्लैब्सियला, स्ट्रेप्टोकोकस उबेरिस, स्ट्रेप्टोकोकस डिसगैलेक्टी। ठीक है, ये तो ये चारों तो किसकी वजह से हो रही है, एनवायरमेंटल मेस्टाइटिस करते हैं ये चारों। तो एक बेटा अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेंगे ना कि कोल्ड मेस्टाइटिस किसकी वजह से होती है,
तो बेटा उसका आंसर क्या आएगा, लेप्टोस्पायरा की वजह से। लेप्टोस्पायरा की वजह से कोल्ड मेस्टाइटिस होती है। अगर मेस्टाइटिस किसकी वजह से होती है और उसमें सारे कोई सा भी मिल जाए आपको ऑप्शन में तो वो सारा सही होगा। लेकिन अगर पूछे ना कोल्ड मेस्टाइटिस किसकी वजह से होती है तो आपको सिर्फ ये अकेला ही लिखना पड़ेगा, लेप्टोस्पायरा। अगला क्या है, कंटेजियस मेस्टाइटिस, वो किसकी वजह से होती है। कंटेजियस मतलब होता है बेटा फैलना, कि एक ऐसी कौन सी मेस्टाइटिस होती है जो दूसरे जो जानवर है ना उनमें फैल जाएगी। तो बेटा एक तो स्टेफाइलोकोकस ओरियस और दूसरा क्या, स्ट्रेप्टोकोकस एगेलेक्टी। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस एगेलेक्टी, इन दो की वजह से क्या होती है, कंटाजियस मेस्टाइटिस होती है। मतलब वो इन दो के कारण अगर मेस्टाइटिस हो रही है ना तो वो जो आस पड़ोस में जानवर बंध रहे हैं उनके अंदर भी फैल जाएगी। अब बेटा आप सबको पता है मेस्टाइटिस के अंदर क्या क्या होता है। ठीक है, एक तो दूध की क्षारीयता बढ़ जाती है। ठीक है, दूसरा क्या आपको पता है कि दूध फटाफटा दूध आता है ना, तो मृत कोशिकाएं आती हैं या खून भी आ जाता है तो ब्लड क्लोट्स आते हैं। तो ये तो आपको सब पता ही है। और बिल्कुल जब अगर लंबे समय तक मेस्टाइटिस रह जाती है जिसको क्या बोलते हैं, क्रोनिक मेस्टाइटिस। क्रोनिक का मतलब ही होता है लंबा समय के लिए। तो बेटा उसके तो आपको पता ही है, उसके जो थन है उसका अडर है वो बिल्कुल ठोस हो जाता है। ठीक है, ऐसे कठोर हो जाता है तो उसको फाइब्रोसिस हो जाता है। उसको फाइब्रोसिस बोलते हैं बेटा, फाइबर जम गए तुम तो ऐसे मान लो, याद रखने के लिए अपने को तो याद रखना है ना, क्वेश्चन सही होना चाहिए अपने को तो, बस बात ये है कुल मिला के। तो इसके लिए अपन टेस्ट कौन कौन से करते हैं, तो एक तो करते हैं बेटा CMT। ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, मैंने पहले भी एक क्वेश्चन आया मॉडल पेपर में करवाया था आपको इंपॉर्टेंट, उसके अंदर मैंने पूछा था आपसे कि उसकी जांच के लिए क्या करते हैं अपन कॉमनली फील्ड के अंदर। तो बेटा ये कैलिफोर्निया मेस्टाइटिस टेस्ट है ना, उसको अपन फील्ड के अंदर काम लेते हैं क्योंकि ये आराम से फील्ड में भी हो जाता है। ये स्ट्रिप कप टेस्ट और CAMP टेस्ट ये क्या है, लैब में कर लेते हैं अपन। तो ये दो तीनों टेस्टों के नाम तो ध्यान रखना है। साथ आपको एक एक्स्ट्रा चीज क्या ध्यान रखनी है कि CMT टेस्ट क्या फील्ड में अपन आसानी से कर लेते हैं। तो अगर पूछे ना कि फील्ड में कौन सा टेस्ट आसानी से कर सकते हैं तो आप कर दोगे सही इसको, बोले गुरु जी बिल्कुल कर देंगे। अगला क्या चाहते हैं कि विषाणु जनित रोग, तो विषाणु की वजह से कौन कौन से रोग हो सकते हैं बेटा। ठीक है, अरे लाड लो, जीवाणु के अपने हो गए, अब अपन करेंगे विषाणु का, फटाफट करेंगे। ठीक है, आप गुरु जी इतनी फास्ट, अरे बेटा अब स्लो का काम है ही नहीं, अब तो फास्ट फास्ट चलना है। ठीक है, तो आपको भी मेरे साथ साथ चलना है बिल्कुल। तो खुरपका मुंह पका किसकी वजह से होता है बेटा, एप्थो वायरस की वजह से, और इसके 7 स्ट्रेन होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं वो इतना याद रखने की आपको बेशक जरूरत नहीं है। आपको क्या ध्यान रखना है, मेनली सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो आपको देखो बेटा, कोई सा भी रोग है ना उसका रोग कारक का नाम तो आपको ध्यान रखना ही रखना है, और बहुत जो इसके इंपॉर्टेंट लक्षण है उनका ध्यान रखना है। तो रोग कारक तो कौन सा हो गया इसका, एप्थो वायरस। अब इसके अंदर आप सबको पता है FMD के अंदर क्या होता है, खुर पका मुंह पका। तो बेटा देखो नाम में लिख रहा है उसका खुर और मुंह इन दोनों के अंदर क्या हो जाएंगे, छाले हो जाएंगे। ठीक है, एक बेटा जो इंपॉर्टेंट चीज आता है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम में पूछा जाता है, वो कौन सा है कि बेटा ये होता किन में है। तो बेटा जो विभाजित खुर वाले, विभाजित खुर वाले क्या, जिसका खुर 2 भागों में बट रहा हो। तो बेटा गाय भैंस इनका तो खुर 2 भागों में होता है ना। ठीक है, लेकिन बेटा आपने देखा होगा घोड़ा खच्चर गधा इनका खुर विभाजित नहीं होता ना, ये तो एक गोल मटोल खुर होता है इनका। तो बेटा इनमें ये रोग अनुपस्थित होता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि खुरपका मुंह पका रोग किन जानवरों में अनुपस्थित होता है, या पूछ सकते हैं कि किन जानवरों में उपस्थित होता है। तो आप कर दोगे सही, बोलो गुरुजी बिल्कुल कर देंगे। एक जो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट लक्षण है कि बछड़ों की मृत्यु का पश्चात इसके अंदर क्या ऐसा लक्षण दिखेगा जब FMD रोग हो जाएगा। तो बेटा उसका हर्ट है ना वो टाइगर हर्ट की जैसे हो जाएगा। टाइगर की स्ट्रिप मिलती है ना, टाइगर के ऊपर लाइनें मिलती हैं, धारियां मिलती हैं, उस जैसी उसके हृदय पे धारियां मिलेंगी, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, टाइगर हर्ट। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा कि टाइगर हर्ट बछड़ों के अंदर किस रोग का लक्षण है। तो बेटा किसका है, खुरपका मुंह पका का लक्षण है। इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे बेटा, एक तो इसका मुंह में जो छाले हो रखे हैं उनकी सफाई करेंगे अपन 1% KMNO4 से। ठीक है, KMNO4 पता है ना आपको, दाने से आते हैं लाल दवा सी। FMD के प्रकोप में कीटाणुनाशक, कि भाई FMD फैले नहीं तो उस पूरे एरिया को अपन साफ करेंगे ना, कीटाणुनाशक करेंगे। तो क्या काम में लेते हैं, 4% सोडियम कार्बोनेट लेंगे, या लाडलोपन क्या लेंगे, 1 से 2% फॉर्मेलिन काम में लेंगे। ये दोनों से क्या करेंगे अपन उस पूरे एरिया को साफ कर देंगे। ठीक है, क्या क्या, अरे सही बोल रहे हो, दोबारा बताओ, सही बोलो, सही कह रहे हो, 4% सोडियम कार्बोनेट और 1 से 2% फॉर्मेलिन। अगला चीज क्या है बेटा, रेबीज। बेटा रेबीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, क्यों, क्योंकि ये बहुत ही कॉमनली पाया जाता है, इसीलिए क्या है इसके बारे में कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो ये पहली बात तो होता किसकी वजह से है, लाइसा वायरस की वजह से होता है। और लाइसा वायरस होता कैसे है, अरे बंदूक की गोली नहीं होती क्या, बुलेट। बुलेट क्या है, अरे बुलेट मोटरसाइकिल नहीं, जो बंदूक की गोली होती है ना उसकी बात कर रहा हूँ, उसकी जैसी इसकी क्या होती है, लाइसा वायरस की आकृति होती है। ठीक है, एक क्या कि भारत में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली जूनोटिक बीमारी कौन सी है। जूनोटिक बीमारी क्या है कि वो जानवरों से आदमियों को फैलती है। तो बेटा ये रेबीज, क्योंकि आपको पता है भारत में कुत्ते खूब घूमते हैं।
याद रखने का तरीका कैसा है कि भारत में कुत्ते खूब घूमते हैं, काटते ही रहते हैं लोगों को। तो अगर एग्जाम में पूछ लेंगे भारत में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली जूनोटिक बीमारी कौन सी है, दूसरा क्या, इसका लक्षण क्या है, तो आपको सबको पता है बेटा। कुत्ते के अंदर भी तो पता ही है आपको कि उसकी लार गिरती रहती है ये, ठीक है। अब गाय के अंदर की पूछ लेंगे ना, तो इसका गाय का लिख दिया मैंने, क्या भाई, लार गिरना, ठीक है। रामभेगी, कुत्ता भौंकता है, ये रामभेगी। कुत्ता लोगों को काटता है, ये बिल्कुल उग्र हो जाएगी ये भी, ठीक है। और इसका दूध उत्पादन बिल्कुल ही कम हो जाएगा। तो ये क्या हो गए गाय के अंदर, ये चारों लक्षण हो गए। अब बेटा इसका जो जांच है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे बेटा, कुत्ते की जो मृत जानवर होगा ना उसमें रेबीज के क्या क्या लक्षण दिखेंगे, पहले तो आप ये देख लो क्या लक्षण दिखेंगे। कि एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछ लेंगे कि कुत्ते में या मृत कुत्ते में रेबीज का कौन सा लक्षण मिलेगा, तो बेटा उसका हिप्पोकैम्पस जो भाग है उसके अंदर नेगरी बॉडी मिल जाएंगी, नेगरी बॉडी का मिलना। तो आपको ध्यान रखना है कि हिप्पोकैम्पस में नेगरी बॉडी का बनना किसके अंदर है बेटा, कुत्ते में होता है, गाय में नहीं होता। गाय में अलग लक्षण है। गाय में क्या है, उसका सेरिबेलम है ना, दो चीजें होती हैं, सेरिब्रम और सेरिबेलम। वहां देखो ऑप्शन में दोनों मिलेंगे, आप कंफ्यूज हो गए। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना, क्या किसके अंदर, सेरिबेलम में, ना कि सेरिब्रम में, ठीक है। सेरिब्रम में, सेरिब्रम की जो पुरकिंजे कोशिका है उनके अंदर नेगरी बॉडी बन जाती है। तो सेरिब्रम की पुरकिंजे कोशिकाओं में नेगरी बॉडी बनना किसके अंदर है लक्षण, ये बेटा गाय के अंदर है, ठीक है। तो इसीलिए तो कह रहा हूं ना मैं, जो भी कंफ्यूजन वो आपको हो सकता है, वो चीजें मैं आपको पहले ही बताता चलूंगा, इसलिए कह रहा हूं ना वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, ठीक है। ये बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होगी ये क्लास, ठीक है। जो नहीं देख रहे लाडले उनको बता दो भाई कि भाई देख ले, बाद में मत दे कहना कुछ। अब इसकी अपन जांच कैसे करेंगे, ये नेगरी बॉडी है तो सही, लेकिन इसका पता कैसे लगाएंगे, नेगरी बॉडी को देखेंगे कैसे। तो बेटा नेगरी बॉडी को देखने के लिए अपन क्या करते हैं, उसकी स्टेनिंग करते हैं, किससे, सेलर्स स्टेन से। तो नेगरी बॉडी की स्टेनिंग के लिए कौन सा स्टेन काम में लेते हैं, क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में, तो क्या कर दोगे आप, नेगरी बॉडी की स्टेनिंग के लिए अपन सेलर्स स्टेन का उपयोग करते हैं। अब बेटा टीकाकरण, कुत्ते के अंदर अपन टीका कब कब लगवाते हैं आप सबको पता है, एक तो 3 माह की उम्र में लगवाते हैं। 3 महीने पहले अपन क्या करते हैं, रेबीज का टीका नहीं लगवाते। पहला टीका लगाएंगे 3 माह पर, दूसरा लगाएंगे 4 माह पर, ठीक है। और फिर उसके बाद हर साल, ठीक है, साल में एक बार लगाएंगे, ठीक है। तो ये हो ही गया। उसके बाद में आपके क्वेश्चन क्या आ सकता है कि जांच कैसे करेंगे, तो एक तो बेटा नेगरी बॉडी देख के कर सकते हैं कि अगर नेगरी बॉडी मिल गई ना, ठीक है, अगर गाय मर गई मान लो, तो अपने को लग रहा है कि रेबीज से मरी है, तो अपन क्या करेंगे, उसके सेरिब्रम की पुरकिंजे कोशिकाओं के अंदर हम क्या देखेंगे, नेगरी बॉडी देखेंगे। और दूसरा एक एफएटी टेस्ट होता है, एफएटी, ठीक है, फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी टेस्ट। ये दो जांच कर सकते हैं, इन दो अपन क्या कर सकते हैं इसकी वजह से। लेकिन ये जांच तो क्या बेटा इतनी है नहीं इंपॉर्टेंट इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर तो इतनी बढ़िया बढ़िया इंपॉर्टेंट चीज़ें पहले ही वैसे ही इंपॉर्टेंट बहुत चीज़ें हैं, तो ये जांच वाँच पे थोड़ी ना पूछेंगे वो। अगला क्या है बेटा, अगर कुत्ता काट ले, पोस्ट बाइट इम्यूनाइजेशन कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कब, 0 डे पे, तीसरे दिन पे, 7वें दिन पे, 14वें दिन पे, 28वें दिन पे और 90 दिन पे। ये क्या है, इसका पूरा शेड्यूल है, ठीक है। 0 दिन तो पता ही है आपको, जिस दिन कुत्ता काटा है वो 0 दिन होता है, उससे अगला दिन 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, है ना। तो ऐसे 0, दोबारा मेरे साथ साथ फटाफट बताओ कि 0, 3, 7, 14, 28 और 90, ठीक है। तो इसको क्या बेटा, ऐसी चीजें अगर आप कंफ्यूजन रहे ना, आपको भूल लो आप, तो मैं कह रहा हूं ना उनको लिख लो अभी कि कौन कौन चीज आप बार बार भूल रहे हो, ठीक है। तो एग्जाम के पहले दिन है ना, आप उनको सबको फटाफट पढ़ के जाना, रिवीजन मार के जाना उनका एक बार, ठीक है। क्योंकि ऐसी एग्जाम के पहले दिन ऐसी चीजों को रिवीजन नहीं मानना कि जो आपको आती है पहले से ही, ऐसी चीजों को मानना जो आप भूल रहे हो बार बार याद करने के बाद भी। अगला क्या है बेटा, इसको क्या करेंगे अपने, जो काटा है ना जहाँ पे, उसको तो साबुन से धो देंगे, साबुन के घोल से साफ कर देंगे, लेकिन इसमें अपन टाँके नहीं लगाते, सूचर नहीं लगाते इसके अंदर, ठीक है। ये ध्यान रखना आपको। अगला क्या है, रिंडर पेस्ट, तीसरा। तो बेटा रिंडर पेस्ट के बेटा होता किसकी वजह से रिंडर पेस्ट, तो बेटा ये मोरबिली वायरस की वजह से होता है, ठीक है। देखो ध्यान अपनों को रखना है कि जो रिंडर पेस्ट और पीपीआर दोनों ही किसकी वजह से होते हैं, मोरबिली वायरस की वजह से होते हैं, ठीक है। तो आप दोनों को आसानी से याद कर पाओगे कि रिंडर पेस्ट जो पशु माता बोलते हैं और पीपीआर को बोलते हैं गोट प्लेग, ये दोनों ही रिंडर जो अपने मोरबिली वायरस के कारण होते हैं, ठीक है। अब रिंडर पेस्ट तो बेटा किसके अंदर होता है, गाय भैंस के अंदर होता है मुख्यतः। अब तो क्या, अब तो नहीं होता रिंडर पेस्ट, अब तो क्या हो गया, ये बीमारी खत्म हो गई, इसका टीका वो इतने लगाया, बढ़िया टीकाकरण हुआ, जैसे एफएमडी का टीका लगा रहे हैं ना अब, तो ये। और दूसरा क्या, इन दोनों का एक सेम ही लक्षण है, क्या, दोनों के अंदर ये पीपीआर किसके अंदर मिलती है, इसको गोट प्लेग बोलते हैं, तो बेटा ये भेड़ की और बकरियों की इनमें पाई जाती है। रिंडर पेस्ट तो गाय भैंस की बीमारी है और पीपीआर है भेड़ बकरियों की बीमारी, ठीक है। लेकिन इनका एक लक्षण और सेम है, क्योंकि हो तो सेम ही वायरस के कारण रहा है ना, मोरबिली वायरस के कारण, तो इसका लक्षण भी सेम ही है कि बड़ी आंत्र में जेब्रा मार्किंग मिलेगी, ठीक है। जो ये देखो जेब्रा मार्किंग दोनों के अंदर मिल रही है, जेब्रा मार्किंग, ठीक है।
तो दोनों के अंदर सब चीज़ें सेम ही हैं, बस आप ध्यान रखना इंटरफेस तो होता है गाय भैंस में और पीपीआर होता है भेड़ में। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि गोट प्लेग किसकी वजह से होता है, या गोट प्लेग किस बीमारी को बोलते हैं, तो पीपीआर को गोट प्लेग बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो बेटा जो जो क्वेश्चन आ सकता है, जिस तरीके से बन सकता है, वो आपको सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ें सारी अपन कवर करेंगे इसके अंदर, क्योंकि आप तो सिर्फ पढ़ो बस, ठीक है। मेहनत करके मैं आपके लिए नोट्स बना के लाऊंगा, मेहनत करके बढ़िया से, ठीक है। बस 2 सेकंड लगा के निकाल के अपना क्या करना है, अरे सही कह रहे हो सब, आप तो खुद समझ गए, अब तो इतने समझदार हो गए। बस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवा देना, ठीक है। मरेक डिजीज, ये किसकी वजह से होता है बेटा, ये एक हर्पीज वायरस होता है, ठीक है। और ये किसका, पोल्ट्री का डिजीज है, मेरेक डिजीज। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि निम्न में से कौन से विषाणु जनित रोग पोल्ट्री के हैं, तो पोल्ट्री के अंदर तो पहला रोग तो कौन सा है, मेरेक डिजीज। ये किसका है, पोल्ट्री का रोग है। किसकी वजह से होता है, हर्पीज वायरस की वजह से होता है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब इसके लक्षण क्या है, इंपॉर्टेंट लक्षण। तो बेटा जो ब्रेकिल नर्व है एक, तो एक सियाटिक नर्व है, इन दोनों में क्या हो जाती है, सूजन आ जाती है, ये दोनों सूज जाती हैं, ठीक है। कौन कौन सी, ब्रेकियल नर्व या सियाटिक नर्व। अरे तुम तो इतना भी नहीं याद रहे तो तुम तो ध्यान रख लो कि नर्व सूज जाती है इसके अंदर, ऐसे याद रख लो तुम तो, क्योंकि भाई याद रहना चाहिए अपने को। अब बेटा जब नर्व सूज जाती है ना, तो ये लकवा आता है ना, वो नर्व की दिक्कत के कारण ही आता है, ठीक है। तो जो टांगों में और पंखों में दोनों के अंदर ही क्या हो जाएगा, लकवा मार जाएगा, ठीक है। जानवर को लकवा, जानवर क्या, पक्षी को, पोल्ट्री को क्या हो जाएगा, लकवा मार जाएगा। तो मरेक डिजीज के क्या लक्षण हो गया कि टांगों में और पंखों में लकवा मारना, ठीक है। और आप ध्यान लो, नर्वस सिस्टम से संबंधित है, ये नर्व से संबंधित है, तो नर्व में क्या आ जाती है, इसमें सूजन आ जाती है। और इसमें एचवीटी नाम का एक वैक्सीन आता है, एचवीटी, जो 1 दिन का चूजा होता है ना, उसी दिन उसको अपन वो टीका लगा देते हैं ताकि उसमें मरेक डिजीज नहीं हो। अगला क्या है, रानीखेत, जो किसकी वजह से होता है, पैरामिक्सो वायरस की वजह से होता है रानीखेत रोग, ठीक है। ये भी क्या है, ये भी पोल्ट्री की ही बीमारी है बेटा। इसके अंदर बेटा क्या क्या होता है, एक तो गर्दन मुड़ जाती है, जिसको बोलते हैं टोर्टिकोलिस। टोर्टिकोलिस मतलब कि उसकी गर्दन घूम जाती है। एक बेटा उसके अंदर व्हाइट डायरिया भी होता है और ग्रीनिश डायरिया भी होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि व्हाइट डायरिया किस रोग का लक्षण है, या किस रोग में पाया जाता है, ऐसे क्वेश्चन आता है। या पूछ लेंगे कि ग्रीनिश डायरिया किस रोग का लक्षण है, तो बेटा व्हाइट डायरिया, जो जवान पक्षी है ना, उनमें तो होता है व्हाइट डायरिया। और जो वयस्क पक्षी हैं, बड़े पक्षी हैं या बड़े मुर्गी है, तो उसके अंदर ग्रीनिश डायरिया होगा, ठीक है। इसका जो एक इंपॉर्टेंट लक्षण है बेटा, वो क्या है कि जब इसका पोस्टमार्टम करेंगे ना मरने के बाद, तो पता कैसे लगेगा, इसका क्या लक्षण मिलेगा कि जो इसका प्रोवेंट्रिकुलस भाग है ना, उसके अंदर पिन पॉइंट हिमरेज मिलेंगे। पिन पॉइंट हिमरेज क्या होता है कि छोटे छोटे हिमरेज, बिल्कुल छोटे छोटे पूरी प्रोवेंट्रिकुलस पे छोटे छोटे हिमरेज मिलेंगे, है ना, खून खून सा मिलेगा छोटी छोटी जगह पे। तो उसको क्या बोलते हैं, इसका क्या लक्षण हो गया कि प्रोवेंट्रिक, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, प्रोवेंट्रिकुलस में पिन पॉइंट हिमरेज किस रोग का लक्षण है, रानीखेत का लक्षण है, ठीक है। और इसके अंदर बेटा 2 इंपॉर्टेंट वैक्सीन लगा सकते हैं अपन, कौन कौन सी, एक तो है लासोटा स्ट्रेन वैक्सीन, और दूसरी क्या है, मुक्तेश्वर स्ट्रेन वैक्सीन, ठीक है। तो ये 2 वैक्सीन अपन क्या कर सकते हैं, रानीखेत के अंदर लगा सकते हैं। तो बेटा ये आपको रानीखेत के अंदर पहली चीज तो आपको इसका, ये देखो रोग कारक तो सबका ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अगर कंफ्यूजन हो रहा हो ना, तो सारे रोग कारक एक जगह लिख लो, हर रोग, इधर रोग लिख लो और इधर रोग कारक लिख लो, एक टेबल सी बना लो, और एग्जाम के पहले दिन पढ़ के जाना है इनको। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो कंफ्यूजन वाली चीजों को आप एक साथ लिख लो कॉपी के अंदर कि ये चीजों में भूल रहा हूँ, ये चीजें में मैं कंफ्यूज, ठीक है। तो गम्बोरो डिजीज किसकी वजह से हो रहा है बेटा, बिरना वायरस की वजह से क्या होता है, गम्बोरो डिजीज होता है, और 3 से 6 सप्ताह की मुर्गियों में होता है। अगली इंपॉर्टेंट चीज क्या है बेटा कि वाटरी व्हाइट डायरिया किस रोग का लक्षण है, या वाटरी व्हाइट डायरिया पक्षियों में किस रोग के अंदर होता है। तो बेटा गम्बोरो रोग के अंदर कौन सा लक्षण आता है, वाटरी कलर का, मतलब वाटरी क्या बेटा, पानी जैसा होता है, व्हाइट कलर का पानी जैसे दस्त होंगे, तो उसको वाटरी व्हाइट डायरिया बोल देंगे, ठीक है। और इसमें जो बर्सा ऑफ फैब्रिकस है वो संक्रमित होता है मुख्यतः। तो कौन सा जो भाग है या कौन सा शरीर का अंग है जो गम्बोरो डिजीज में प्रभावित होता है, सही कह रहे हो बिल्कुल, बर्सा ऑफ फैब्रिकस, ठीक है। और गम्बोरो में टीका कौन सा लगता है, जियोर्जिया वैक्सीन बोलते हैं जिसको, जियोर्जिया वैक्सीन क्या करते हैं, गम्बोरो के अपन टीका लगाते हैं। अब क्या है अपने कुछ जो वायरल डिजीज हो गए वो पूरे हो गए। अब क्या है अपने पाचन तंत्र से संबंधित रोग, कि पाचन तंत्र में कौन कौन से रोग हो सकते हैं, फटाफट अपन का भी रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला क्या है, स्टोमेटाइटिस। स्टोमेटाइटिस क्या होता है बेटा कि जो मुख की जो श्लेष्मा झिल्ली होती है ना, ठीक है, अंदर, अरे बेटा मुख के अंदर
जो लाल लाल कलर की श्लेष्मा झिल्ली होती है उसमें सूजन आ जाए तो उसको स्टेमेटाइटिस बोल देते हैं। देखो ये जहां भी आइटिस आ रहा है ना उसका मतलब है सूजन। तो पहली चीज तो आपको वैसे ही पता लग जाना चाहिए कि आइटिस आते तो मतलब क्या है, इसके अंदर सूजन आ रही है। तो श्लेष्मा मुख्य श्लेष्मा झिल्ली में आ रहा है मतलब स्टोमेटाइटिस। अब देखो फेरिंजाइटिस, आइटिस आ रहा है मतलब सूजन, किसके अंदर आगे क्या आ रहा है, फेरिंग्स। ठीक है, तो फेरिंग्स के अंदर सूजन आना, जो फेरिंग्स को हिंदी में बोलते हैं ग्रसनी। ठीक है, ईसोफेजाइटिस, आइटिस आ रहा है मतलब सूजन, किसके अंदर, ईसोफेगस के अंदर। देखो ईसोफेगस, तो ऐसे चीज तो आपको देखो ऐसी चीजों को दोबारा रिवीजन मारने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, क्योंकि तो ये तो आपको एक बार में पता लग जाएगा कि ईसोफेगस, तो ये देखो ईसोफेगस के अंदर सूजन आ गई तो, या इसको हिंदी में बोलते हैं गर्सिका, तो गर्सिका के अंदर सूजन आ गई तो उसको क्या बोल देंगे, ईसोफेजियाटिस बोल देंगे। अगली चीज चौक। चौक का मतलब क्या होता है बेटा, जाम हो जाता है। ठीक है, कि मतलब ग्रसिका में रुकावट आ जाता है, जिसको ईसोफेजियल ऑब्स्ट्रक्शन बोल देते हैं। अरे बेटा कोई भी मूली गाजर ऐसी चीज खा जाता है ना, आलू जानवर, तो उसकी ग्रसिका में ईसोफेगस में जाके अटक जाता है। ठीक है, तो उसको बोल देते हैं चौक बोल देते हैं। ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब होता है रुकावट आना। ठीक है, अगली चीज क्या है, सिंपल इंडाइजेशन यानी सामान्य अपच। उसका ट्रीटमेंट पूछ सकते हैं सामान्य अपच का, कि उसमें क्या क्या देंगे, तो एक तो बायोबूस्ट देंगे, हिमालय बत्तीसा देंगे, ये तो आपको पता ही है यार। ठीक है, इसमें तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं। अगली चीज क्या है इसके बाद, देखो दो इंपॉर्टेंट चीज है, एक तो है एसिडोसिस, एक है एल्केलोसिस। ठीक है, यानी कि एसिडोसिस आपको सबको पता है बेटा, किसकी वजह से होता है एसिडोसिस, यानी अम्लीय अपच किसकी वजह से होता है, कि ज्यादा मात्रा में अगर कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन, कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन कौन सा हो सकता है बेटा, कुछ भी हो सकता है, जो भी कंसंट्रेट होता है ना, कि जैसे मान लो गेहूं का दलिया वगैरह, तो जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, एसिडोसिस होगा या अम्लीय अपच होगी। एल्केलोसिस क्या होता है, कि ज्यादा मात्रा में प्रोटीन युक्त भोजन खा ले। ठीक है बेटा, मूली की वजह से भी एल्केलोसिस होता है, मूली ज्यादा खा जाए ना जानवर तो भी। ठीक है, तो प्रोटीन, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि एल्केलोसिस होता है ज्यादा प्रोटीन युक्त भोजन खाने से, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन खाने से, दोनों निम्न में से कोई नहीं, तो ऐसे क्वेश्चन आएगा इसमें। तो आपको ध्यान रखना है कार्बोहाइड्रेट की वजह से होता है एसिडोसिस, और ज्यादा प्रोटीन युक्त भोजन खाएगा तो एल्केलोसिस होगा। इसकी पीएच इंपॉर्टेंट है बेटा, एल्केलोसिस नाम से ही पता लग रहा है। एल्केलोसिस के अंदर क्या होगा कि एल्केली पीएच हो जाएगी। एल्केली कितनी होती है बेटा, बेटा 7 से ऊपर जाते जाएंगे ना तो एल्केली बढ़ती जाती है, तो 7.5 से ज्यादा पीएच होगी। और एसिडिक पीएच क्या होती है बेटा, एसिड की मात्रा, एसिडिक का मतलब क्या है कि एसिड की मात्रा बढ़ जाएगी, तो पीएच क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी, मतलब 5.5 से कम। तो एसिडोसिस में तो क्या होती है, पीएच 5.5 से कम होती है, और एल्केलोसिस में क्या होती है, पीएच 7.5 से ज्यादा होती है। दूसरा क्या बेटा, जो रूमिनल फ्लूइड है ना, रूमन के अंदर जो द्रव्य भरा रहता है, उसको अपन थोड़ा सा निकालेंगे ना, तो उसमें खट्टी गंध आए तो उसमें मतलब समझ लो क्या है, एसिडोसिस है। और अमोनिया जैसी गंध आए तो समझ लो आप क्या है, उसके अंदर एल्केलोसिस है। अब इसका ट्रीटमेंट, बेटा ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, आपको ध्यान रखना, फील्ड में तो ये काम आता है, जिन्होंने फील्ड में प्रैक्टिस करी उनको तो पता भी है ये क्या। बेटा एसिडोसिस होता है, अपन खाने का सोडा देते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट देते हैं, और सिरका या उसको बोल देते हैं विनेगार, ये देते हैं अपन किसके अंदर, एल्केलोसिस के अंदर। विनेगार डालते हैं ना ये चाउमीन वगैरह में, वो क्या करते हैं अपन इसमें, जो एल्केलोसिस होता है ना जानवर को, तो अपन वो सिरका देते हैं या विनेगार देते हैं। ठीक है, अगला क्या है, आफरा, टिम्पेनी या ब्लोट, ये तीनों नाम आपको ध्यान है। ठीक है, वैसे तीनों नाम ध्यान रखने हैं, लेकिन आपको पता ही है तो कॉमन बीमारी है, इसलिए आपको सबको पता होगी। अरे गाँव के बंदे हो आप, तो गाँव के बालक हो तो मैक्सिमम तो पता है आप सबको। ठीक है, रूमन में बेटा ज्यादा मात्रा में गैस इकट्ठा हो जाना क्या कहलाता है, ऐसे क्वेश्चन आएगा, तो क्या कहलाता है उसको, रूमन में ज्यादा मात्रा में गैस इकट्ठी हो जाएगी तो उसको आफरा, ब्लोट या टिम्पेनी बोल देंगे। अब बेटा आफरा दो टाइप के हो गई है, पहला तो होता है प्राथमिक आपदा, दूसरा क्या होता है द्वितीयक आफरा। प्राथमिक आफरा कैसे होगा, कि रूमन में गैस ज्यादा उत्पादन हो रही है, ठीक है जी, उसके अंदर जीवाणु ज्यादा हो गए और वो ज्यादा गैस उत्पादित कर रहे हैं, तो उसको तो बोलेंगे प्राथमिक अफारा। और दूसरा क्या होता है, अगर वो गैस बन के क्या होती है बेटा, जैसे जैसे गैस बनती रहती है वैसे वैसे शरीर से बाहर निकलती रहती है, लेकिन कई बार क्या है, मैं कह रहा हूँ ना, जैसे चोक हो जाता है गला, ठीक है, तो वो गैस बाहर नहीं निकल पाती, गैस अंदर ही इकट्ठी होने लग जाती है, तो वो होती है, उसको बोलेंगे द्वितीयक आफरा। द्वितीयक आफरा में क्या होता है कि रूमन से गैस बाहर निकलने की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है, मतलब गैस बाहर नहीं निकल पाती, तो उसको क्या बोलेंगे, द्वितीयक आफरा। और अगर रूमन के अंदर गैस वैसे ज्यादा बन रही है तो उसको बोलेंगे अपन प्राथमिक आफरा। अब इसको निकालेंगे कैसे, तो बेटा अपन जो इसका रूमन है उसके अंदर ट्रोकार कैनुला आता है बेटा, अरे तुम सीधी सी बात है, उसको छेद करने का सिस्टम आता है, तो उससे क्या होगा, उसको अंदर लगा देंगे तो वो क्या होगी, सारी गैस निकल जाएगी। उसको ट्रोकार कैनुला से क्या कर देंगे अपन, किधर से लगाएंगे, अरे रूमन लेफ्ट साइड में होता है ना, तो क्या होगा, तो लेफ्ट साइड में एक त्रिकोण गड्ढा सा होता है ना, उसको बोलते हैं लेफ्ट पैरालंबर फोसा। ठीक है, उसके अंदर अपन क्या करेंगे, वो ट्रोकार कैनुला
लगा देंगे, ठीक है, और सारी गैस को क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। और क्या कर सकते हैं अपने, और बेटा ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन दे सकते हैं। कहाँ देंगे ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन, अरे IM IV नहीं लगाना, कहाँ लगाना है, रूमन के अंदर लगाना है, तो इंट्रा रूमिनली क्या कर देंगे अपन, उसके अंदर ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगा देंगे। तो ये दोनों ही चीज बहुत इंपॉर्टेंट है उपचार में, ठीक है। एग्जाम में पूछ लेंगे कि आफरा का ट्रीटमेंट क्या है, ठीक है। तो ये देखो इंपॉर्टेंट चीज भी है, ये आपको थोड़ी चीजें आती भी हैं, तो इसको अपन क्या करेंगे, फटाफट रिवीजन करेंगे। अगली चीज क्या है, झागदार अफारा जाए, तो उसका उपचार क्या है बेटा, तो उसके अंदर अपन कार्मिनेटिव मिक्सर दे सकते हैं पहली बात तो, ठीक है। कार्मिनेटिव मिक्सर में क्या होता है कि 50 ml तो क्या कर दिया सरसों का तेल, और 50 ml क्या कर देंगे, तारपीन का तेल दे देंगे, ठीक है। तो या तो अपन कार्मिनेटिव को पता है ना, कार्मिनेटिव क्या होता है, अरे जो गैस को बाहर निकाले, ठीक है, तो उसको कार्मिनेटिव मिक्सर बोलते हैं। अगला क्या है, अगला जो ब्लोटासील देते हैं, ठीक है। ब्लोटासील के अंदर आता क्या है, उसके अंदर साल्ट क्या आता है, तो उसके अंदर डाइमेथिकोन साल्ट आता है बेटा, तो डाइमेथिकोन साल्ट, तो ब्लोटासील दे देंगे, डाइमेथिकोन साल्ट दे सकते हैं, ठीक है। और पोलोक्सिन, ठीक है। इसमें एक ही चीज देनी है, तीनों एक साथ नहीं देनी, बस आपको क्या है ऑप्शन में आ जाए ना कि क्या क्या ऑप्शन में, कि झागदार आफरे के उपचार के लिए क्या क्या दे सकते हैं, तीनों ऑप्शन मिल जाएगा, चौथा ऑप्शन मिल जाएगा आपको सभी, तो चौथे ऑप्शन पे आपको टिक कर देना है, ठीक है। अगला क्या है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन क्या होता है बेटा, कि उसके अंदर अवरुद्ध हो जाए, आगे खाना पास हो ही नहीं, आगे खाना जाए ही नहीं, किस किस तो इस किस किस वजह से खाना वहीं रुक जाएगा। पहले तो क्या है, टोर्सन, अरे टोर्सन तो पता ही है आपको, जैसे यूट्राइन टोर्सन था ना, ठीक है। तो यूट्राइन टोर्सन क्या था, यूट्रस अपने लंबे एक्स पे घूम गया था, और सिंपल टोर्सन का मतलब होता है बेटा घूमना, ठीक है। तो आंत अपने लंबे एक्स पर घूम जाएगी, टोर्सन का मतलब ही घूमना होता है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आया एग्जाम में कि आंत का अपने अक्ष पर घूम जाना क्या कहलाता है, तो कह दोगे आप टोर्सन कहलाता है। अगला क्या है, वोल्यूलस। वोल्यूलस क्या होता है बेटा, आंत घूम जाएगी लेकिन अपने लंबे अक्ष पर नहीं घूमेगी, कहां पे घूमेगी, मिजेंड्री के चारों ओर घूम जाएगी। अब बेटा आंत ही घूम गई तो आगे भोजन कैसे जाएगा, ठीक है। तो अगर एग्जाम में ध्यान रखना कि अगर लंबे अक्ष पर, देखो इस चीज से कंफ्यूजन नहीं होना आपको, अगर लंबे अक्ष पर घूम जाना बोलना है आंत का, तब तो बोलेंगे उसको टोर्सन, और अगर आंत मिजेंड्री के चारों ओर घूम रही है तब उसको बोलेंगे वोल्यूलस, जिसको गट टाइप भी बोल देते हैं, ठीक है। अगला क्या है, इंटरसेप्शन। इंटरसेप्शन क्या होगा बेटा, कि एक आंत का भाग उस आंत के दूसरे भाग में घुस जाएगा, ठीक है। तो आंत का एक हिस्सा दूसरे हिस्से में धस जाता है, इसको क्या बोलेंगे अपन, इंटरसेप्शन बोलेंगे। और चौथा क्या है, स्ट्रेंगुलेशन बोलते हैं, कि बाहरी दबाव की वजह से क्या होगा, जब आंत है ना बेटा, जैसे मान लो आंत क्या है, कोई बाहरी दबाव की वजह से क्या हो जाएगी, उसकी लूमन सक्रिय हो जाए, आंत का जो रास्ता है वो सकरा हो जाए, ठीक है। तो बाहरी दबाव की वजह से आंत का लूमन का सकरा होना क्या कहलाता है, तो आप कर दोगे क्या कहलाता है बेटा, वो स्ट्रेंगुलेशन बोलते हैं उसको, ठीक है। अगला क्या है, कोलिक। ये बहुत ही कॉमन बीमारी है, खासकर किसमें, घोड़ों में। घोड़ों में बहुत कॉमन बीमारी है कोलिक की। तो बेटा इसके अंदर होता क्या, आप सबको पता है, कोलिक के अंदर बेटा बहुत जोर से दर्द होता है पेट के अंदर, तो उदर गुहा में दर्द महसूस होना, ठीक है। और किसके अंदर मैंने क्या, ये कोलिक आप सबको पता है घोड़ों की कॉमन बीमारी, तो इसमें अपन ज्यादा टाइम अपना खराब करेंगे नहीं, इसमें फटाफट इसको क्या करेंगे अपन, रिवीजन करेंगे। अब बेटा पेट में दर्द होगा तो क्या करेगा भाई, जानवर या तो पेट पे लात मारेगा बार बार में लगातार, ठीक है, यह क्या करेगा, अपने पेट की तरफ देखेगा जहां दर्द हो रहा है। तो इसके दो लक्षण है, एक तो क्या पेट पर बार बार लात मारना, और दूसरा क्या, घोड़े पे लगातार फ्रैंक की तरफ देखना, ठीक है। अब घोड़े के अंदर बेटा इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है कि कोलिक के अंदर दर्द निवारक के रूप में कौन सी दवा देते हैं, मेलोनेक्स वगैरह नहीं देते अपन घोड़े के अंदर, जो कोलिक हो रहा हो तो उसके अंदर सबसे इफेक्टिव दवाई कौन सी है, फ्लूनिक्सिन मैग्लूमिन। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आपके आ भी सकता है कि कोलिक में दर्द निवारक औषधि के रूप में कौन सी औषधि देते हैं, तो फ्लूनिक्सिन मैग्लूमिन देते हैं अपन, या ड्रग ऑफ चॉइस भी कह सकते हो आप इसको, कि ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ कोलिक। कोलिक की ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी, तो फ्लूनिक्सिन मैग्लूमिन है, ये आपको ध्यान रखनी है बेटा, ठीक है। इसलिए कह रहा हूं ना, वीडियो को बिल्कुल आप एंड तक देखो, ठीक है। तो आपको आज अपन यहीं तक करेंगे, ठीक है। और इसको वीडियो को पूरी देखी जिन्होंने है, वैसे मान लो आप बहुत लोगों से आगे हो, ठीक है। और जिसने इसका रिवीजन कर लिया ना, इतना फास्ट आप खुद भी रिवीजन करते हो, उसमें भी इतना टाइम लगता, आप लोग बहुत कम टाइम में रिवीजन कर रहे हो आप इसका, ठीक है। तो जाते जाते चैनल को क्या करो, अरे सही कह रहे हो बिल्कुल, सब्सक्राइब कर दिया, गुरुजी बोले अरे लाड लो, थैंक यू अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों तक शेयर करो, क्योंकि सारे भाइयों को साथ लेके चलना है ना। मैं भी आपके लिए इसीलिए मेहनत कर रहा हूँ कि हमारे छोटे लाडले भाई आराम से पढ़ो, नोट्स हम तैयार करेंगे आपको, और आप हमारे लिए, हमारे से जितना हो सकता है हम आपके लिए पूरी मेहनत करेंगे, ठीक है। हम चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन होना ही होना चाहिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में भाई, थैंक यू।